हम लोग सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स की बातें कर रहे थे। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स यानी कि वो सोर्सेज जहाँ से हम लोग की दवाएं बनाई जाती हैं। सोर्सेज ऑफ होम्योपैथिक ड्रग्स, जिसमें हम लोग ये बात कर रहे हैं कि कुछ ऐसी दवाएं हैं जो पौधों से बनाई जाती हैं, कुछ जानवरों से बनाई जाती हैं, और कुछ नोसोड्स की हम लोग बात कर रहे थे। कुछ जो है नोसोड्स और कुछ जैसे सार्कोड से बनाई जाती हैं। तो इसी में हम लोग ये बात किए थे कि हम लोग बाउल नोसोड्स की भी बातें करेंगे और उनके क्या जनरल इंडिकेशंस हैं ये हम लोग देखेंगे। ठीक है ना। तो आज हेडिंग डालेंगे बाउल नोसोड्स। बाउल नोसोड्स की आज हम लोग बातें करेंगे। बाउल नोसोड्स। तो पहली बात ये कि ये जो बाउल नोसोड्स हैं ये एलएम के नोट में दिए गए हैं, लास्ट में है बिल्कुल एलएम के नोट में बाउल नोसोड्स। तो पहले हम लोग इनका डेफिनेशन लिखेंगे। ये जो नोसोड्स हैं ये कहाँ से बनाए जाते हैं, प्रिपेयर। तो जो बाउल नोसोड्स हैं प्रिपेयर्ड फ्रॉम इन्हें कहा जाता है कि प्रिपेयर्ड फ्रॉम कल्चर ऑफ नॉन लैक्टोज फार्मिंग। इस सब को हाईलाइट करेंगे। नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग यानी कि फर्मेंटेशन ये नहीं करते हैं। फर्मेंटिंग बैक्टीरियल फ्लोरा बैक्टीरियल बैक्टीरियल फ्लोरा। ठीक है। तो डेफिनेशन में हम लोग ये बात किए कि जो बाउल नोसोड्स हैं ये जो दवाएं बनाई जाती हैं ये भी नोसोड कैटेगरी से ही बिलोंग करती हैं। नोसोड का मतलब ऐसी दवाएं जो किसी डिजीज प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं। ठीक है ना। ऐसी मेडिसिन जो किसी डिजीज प्रोडक्ट से बनाई जाती हैं उन्हें नोसोड्स कहा जाता है। लेकिन ये जो नोसोड है ये थोड़े अलग होते हैं। थोड़े अलग इसीलिए यहाँ पे है कि कल्चर ऑफ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियल फ्लोरा। ठीक है ना। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे हम लोग की इंटेस्टीन है, ठीक है। तो जैसे ये इंटेस्टीन, तो ये बात हम लोग जानते हैं कि इंटेस्टीन में नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं। ठीक है ना। तो जो बैक्टीरिया जो इंटेस्टीन में रहते हैं, जो हेल्पफुल बैक्टीरिया हैं, जो हम लोग के डाइजेशन में हेल्प करते हैं। ठीक ना। तो इन बैक्टीरिया को नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं यानी कि ये बीमारी नहीं काज करते हैं। ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। ठीक है ना। इन्हें नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। ये नॉर्मली हर व्यक्ति की इंटेस्टाइन में रहते हैं। इन्हें नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है। जो बावल शब्द आया है वह इंटेस्टाइन से आया है। इंटेस्टाइन को ही बावल कहा जाता है। इंटेस्टाइन को बावल नाम से जाना जाता है। तो ऐसे बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइन में रहते हैं, ठीक ना, और वो नॉर्मल फ्लोरा है। नॉर्मल फ्लोरा का मतलब वो डिजीज नहीं काज करते हैं। ये नॉर्मली स्टूल में भी पास होते हैं। जैसे कोई व्यक्ति जब स्टूल पास करता है तो ये बैक्टीरिया स्टूल में भी आते हैं, स्टूल में। लेकिन ये बैक्टीरिया जो है ये ये नॉन पैथोजेनिक होते हैं यानी कि ये बीमारी नहीं काज करते हैं। ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं। नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया। हम लोग के इंटेस्टाइन में कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट भी करते हैं। कुछ ऐसे बैक्टीरिया हैं जो लैक्टोज को फर्मेंट नहीं कर पाते हैं। और फर्मेंट इसलिए नहीं कर पाते हैं क्योंकि इसके पीछे जो वजह होती है, बिकॉज दे दे लैक लैक बीटा गैलेक्टोसाइडेज। इस नाम का जो एंजाइम होता है इनके पास होता ही नहीं। तो इस वजह से ये फर्मेंट नहीं कर पाते हैं।
ठीक है ना। और इन बैक्टीरिया में जो जिन बैक्टीरिया का नाम है कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी ही नहीं, पूरा टाइफस ग्रुप, पूरा जो टाइफाइड काज करने वाले जो बैक्टीरिया हैं टाइफाइड, तो पूरा जो साल्मोनेला ग्रुप है ये नॉन फर्मेंटिंग होते हैं, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग। और एक और ग्रुप है जिसे मॉर्गनेला कहा जाता है, मॉर्गनेला। तो साल्मोनेला, मॉर्गनेला एंड साइगेला, साइगेला ये सब बैक्टीरिया हैं, उनके नाम है। और जैसे ई कोलाई, तो ये सभी बैक्टीरिया हम लोग के इंटेस्टाइन में रहते हैं और ये डिजीज नहीं काज करते हैं, ठीक है ना। तो इन बैक्टीरिया को नॉर्मल फ्लोरा कहा जाता है और ये इंटेस्टाइन में रहते हैं, ये नॉन पैथोजेनिक बैक्टीरिया हैं। अब बात आती है कि जो बॉवेल नोसोड्स हैं, तो यहाँ पे जब ये बीमारी नहीं काज करते हैं तो फिर नोसोड क्यों कहा गया है इनको, ठीक है ना। तो अब हम लोग अब दूसरी बात ये समझने जा रहे हैं कि क्यों इनको बॉवेल नोसोड कहा गया है, ठीक है ना। तो ये नॉर्मल बातें हम लोग की, अभी इस डेफिनेशन को और समझना है कि जो बैक्टीरिया होते हैं जो हम लोग के इंटेस्टाइन में रहते हैं, नॉर्मली रहते हैं एंड उनसे कोई परेशानी नहीं होती है हम लोगों को, ठीक है ना। यहाँ पे एक नाम हम लोग याद रखेंगे, जैसे पहला नाम, दो नाम याद रखना है जिसमें पहला नाम है जैसे एडवर्ड, एडवर्ड बैच। एडवर्ड बैच ये इंग्लैंड में डॉक्टर थे, हॉस्पिटल में डॉक्टर थे, ठीक ना। इंग्लैंड में एडवर्ड बैच और जॉन पीटरसन, दो लोग थे, दो लोग जैसे फ्रेंड थे, वो हॉस्पिटल में काम करते थे इंग्लैंड में, लंदन में, ठीक है। जैसे ये हॉस्पिटल था और इस हॉस्पिटल में, ये हॉस्पिटल था, इस हॉस्पिटल में ये लोग काम करते थे, एडवर्ड बैच और जॉन पीटरसन। तो पहले एडवर्ड बैच की बात चल रही है, इस हॉस्पिटल में ये डॉक्टर थे, डॉक्टर थे एडवर्ड बैच। इन्हीं के नाम पे बेस्ट फ्लावर रेमेडी है, इन्होंने ही बेस्ट फ्लावर रेमेडी भी दिया है। तो ये कहते थे कि जो पेशेंट जो बीमार रहते थे, जैसे ये एक व्यक्ति है, ये बीमार है, ठीक है ना। तो ये क्या करते थे, जो बीमार व्यक्ति होते थे उनके स्टूल को एग्जामिन करते थे, स्टूल को, ठीक है ना। जैसे ये इनका ये इंटेस्टीन है, इंटेस्टीन, ठीक है। और इंटेस्टीन में हम लोग जानते हैं कि नॉर्मल फ्लोरा रहते हैं, नॉर्मल बैक्टीरिया रहते हैं। तो जब एडवर्ड बैच ने जब ये देखा कि ऐसे पेशेंट जो बीमार थे, सिक थे, सिक लोग थे, यानी कि ये बीमार थे, और इन्होंने जब स्टूल पास किया तो एडवर्ड बैच ने इनके स्टूल को एग्जामिन किया, ठीक ना। यहाँ पे एक पेशेंट पे नहीं, ये कई पेशेंट पे इनके ऑब्जर्वेशन थे, एग्जामिन किया इन्होंने स्टूल को, और क्या पाया कि जो स्टूल में जो बैक्टीरिया पाए गए वो जो नॉर्मल फ्लोरा थे वही, लेकिन कुछ परिवर्तन था उसमें। यानी कि इन्होंने ये कहा कि है ये फ्लोरा ही, ठीक ना। एडवर्ड वेस्ट ने ये कहा कि है ये फ्लोरा ही, लेकिन ये इसमें हो क्या गया है कि जो पहले नॉन पैथोजेनिक थे, नॉन पैथोजेनिक थे, अब ये पैथोजेनिक हो गए हैं। यानी कि सीधी सीधी बात ये है कि एडवर्ड बैच ने ये देखा कि जो जो बैक्टीरिया किसी हेल्दी व्यक्ति में प्रेजेंट थे उससे ये अलग थे, ये बैक्टीरिया उससे अलग थे, ठीक ना। और इन्होंने ये कहा कि ये पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया हैं, ये वैसे नहीं दिख रहे हैं जैसे नॉर्मल फ्लोरा दिखते हैं, इनमें कुछ परिवर्तन हो गया है। और इन्होंने ये कहा कि जब ये बैलेंस गड़बड़ होता है, डिस्टर्ब होता है नॉर्मल फ्लोरा और इन पैथोलॉजिकल फ्लोरा में, तभी ही कोई व्यक्ति जाकर के सिक होता है, बीमार होता है, ठीक है ना। तो पहली बात जो इन्होंने कही
ये कही। तो ये जो हम लोग शब्द लिखे हैं, कल्चर ऑफ नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग बैक्टीरियल फ्लोरा। तो एडवर्ड बैच ने क्या किया कि डॉक्टर थे ही, स्टूल एग्जामिन भी करते थे। इन्होंने क्या किया, इस स्टूल को जो इस पेशेंट ने पास किया है उसको कल्चर कराया। स्टूल को उन्होंने कल्चर कराया और कल्चर में इन्होंने देखा कि कौन सा बैक्टीरिया प्रेजेंट है। ठीक ना, उन्होंने इसको कल्चर किया, यानी कि बैक्टीरिया को मीडियम प्रोवाइड कराया ग्रो करने के लिए। और जब बैक्टीरिया इसमें ग्रो कर गए, जो पैथोलॉजिकल फ्लोरा थे वो जब ग्रो कर गए, ठीक है ना, जब इसमें ग्रो कर गए, इन्होंने क्या किया कि आइसोलेट कर लिया, अलग कर लिया इस फ्लोरा को, जो पैथोलॉजिकल फ्लोरा है, जो पैथोलॉजिकल बैक्टीरिया है। और इन्होंने क्या किया, यही जो आइसोलेट किया हुआ बैक्टीरिया है, जिस पेशेंट के स्टूल से आइसोलेट किया गया था, उसी पेशेंट को फिर खिला देते थे, वो बैक्टीरिया खिला देते थे, बैक्टीरिया। तो इससे इन्होंने ये देखा कि वो पेशेंट ठीक हो जाता था। कभी भी एडवर्ड बैच ने इसको पोटेंटाइज नहीं किया, पोटेंटाइज इन्होंने नहीं किया, ठीक ना। तो इसको इन्होंने नाम दिया ऑटोजिनस वैक्सीन। ऑटोजिनस वैक्सीन, ऑटोजिनस का मतलब कि जिस पेशेंट के स्टूल में जो बैक्टीरिया मिले हैं उसी को आइसोलेट करके उसी को खिला दिया गया, ठीक है ना। इन्हें ऑटोजिनस वैक्सीन कहा गया। किसने कहा, एडवर्ड बैच ने कहा। ये पहला काम एडवर्ड बैच ने किया और एडवर्ड बैच ने ही इस इस वर्क की शुरुआत की, ठीक है ना। फिर एडवर्ड बैच जो है, उनका मन नहीं लगने लगा, इस काम में उनका मन नहीं लगा। ये 1930 की बात है, 1930। और फिर वो चले गए दूसरे दूसरे ग्रुप की दवाओं पे काम करने के लिए, जिन्हें बैच फ्लावर रेमेडी के नाम से जाना गया। बैच ने ही इसको डिस्कवर किया था, बैच फ्लावर रेमेडी, जहाँ पे उन्होंने ज्यादातर इमोशन को इम्पोर्टेंस दिया। लोग इमोशनल वजह से डिस्टर्बेंसेस होते हैं। खैर ये बात हम लोग यहाँ करेंगे, बेस्ट फ्लावर रेमेडी की जब आगे बातें होंगी तब यहाँ से आगे की बात हम लोग करेंगे। अभी हम लोग यहाँ की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो एडवर्ड बैच ने ये वर्क किया, इसीलिए नाम दिया गया बावेल, क्योंकि इंटेस्टाइन से निकले हुए बैक्टीरिया थे और डिजीज पर्सन के स्टूल से, इसीलिए इनको नाम दिया गया नोसोड। तो बावेल नोसोड ये नाम यहीं से आया है कि ये किसी डिजीज पर्सन के स्टूल के, यहाँ पे जो बैक्टीरिया है उनको कल्चर करके आइसोलेट किया गया, फिर उनको खिलाया गया, तो देखा गया कि वो ठीक भी हो जाते थे। लेकिन फिर इस वर्क को एडवर्ड बैच ने स्टॉप कर दिया, ठीक ना। फिर इस वर्क को आगे बढ़ाया गया बाई जो दूसरा नाम जॉन पेटरसन, ठीक है ना। जॉन पेटरसन ने इस वर्क को किया और एडवर्ड बैच चले गए बैच फ्लावर रेमेडी पर वर्क करने, ठीक ना। तो जो दूसरी बात है, दूसरी दूसरी कहानी, दैट इज जॉन पेटरसन। बहुत इंपॉर्टेंट नाम है, जॉन पेटरसन। जॉन पेटरसन ये भी उसी हॉस्पिटल में काम करते थे। इन्होंने बहुत डीपली इस बात को डीपली जो स्टडी किया गया वो जॉन पेटरसन ने ही किया। जॉन पीटरसन क्या करते थे कि जैसे उसी हॉस्पिटल में, जिस हॉस्पिटल में जैसे एडवर्ड बैच थे, ये भी उसी में हॉस्पिटल में थे। तो इन्होंने ये किया कि जो बीमार जो पेशेंट होते थे, ठीक है ना, जैसे ये जो बीमार पेशेंट का ये जो बावेल है और जो फीकल मैटर होता था, स्टूल होता था, स्टूल को एग्जामिन करते थे, एग्जामिन करते थे स्टूल को, और वो भी डिजीज पर्सन के स्टूल को एग्जामिन करते थे, स्टूल ऑफ डिजीज पर्सन, यानी कि जो बीमार व्यक्ति होते थे उनके स्टूल को ये एग्जामिन करते थे। और ऐसा इन्होंने, यह जो वर्क है इन्होंने परफॉर्म किया, परफॉर्म फॉर
20 ईयर, 20 साल तक इस काम को इन्होंने किया ऑन 20,000 पेशेंट। ठीक है ना, इतने पेशेंट्स पर इन्होंने अपना ऑब्जर्व किया जॉन पीटरसन ने। ठीक है ना, जॉन पीटरसन ने 20 सालों तक, 20 ईयर्स तक इस हॉस्पिटल में जो बीमार पेशेंट हुआ करते थे उनके स्टूल को एग्जामिन किया, और एग्जामिन करने के बाद कुछ अपने ऑब्जर्वेशन दिए, कुछ इन्होंने बातों को बताया। पहला ऑब्जर्वेशन जो इन्होंने बताया, इन्होंने ये कहा, पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने ये कहा कि वही बात सही है कि जो हमसे पहले कही गई, नॉन लैक्टोज नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया थे, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग नॉन पैथोजेनिक जो बैक्टीरिया थे, वो अब पैथोजेनिक हो गए हैं वही, लेकिन इनमें कुछ परिवर्तन है और वो पैथोजेनिक हो गए हैं। पहला ऑब्जर्वेशन इन्होंने दिया। फिर इनसे पूछा गया कि वो कौन से बैक्टीरिया हैं, तो इन्होंने कहा कि वो बैक्टीरिया है बैसिलस कोलाई, बी कोलाई। ठीक है ना, बैसिलस कोलाई बैक्टीरिया है जो पैथोजेनिक हो जाता है और लोगों में बीमारी काज करता है, पैथोजेनिक हो जाता है और लोगों में बीमारी काज करता है। तो फिर लोगों ने कहा कि तो फिर ये तो बात समझ में नहीं आ रही है, होम्योपैथी से बिल्कुल अलग बात चल रही है, तो इसको होम्योपैथी से कैसे रिलेट करेंगे? तो उन्होंने होम्योपैथी से भी रिलेट किया। तीसरा पॉइंट, उन्होंने ये रिलेशन स्टेब्लिश किया, रिलेशन स्टेब्लिश किया, स्टेब्लिश बिटवीन बिटवीन बावल नोसोड्स, बावल नोसोड और म्याज्म के बीच में। ठीक है ना, म्याज्म के बीच में उन्होंने ये कहा कि दो म्याज्म के बीच में उन्होंने रिलेशन स्टेब्लिश किया, सोरा और साइकोसिस के बीच में। इन्होंने कहा कि जो होम्योपैथी में जो सोरा है, जो होम्योपैथी में सोरा है और ये साइकोसिस है, जो दो म्याज्म है, तो इन्होंने कहा कि ये जो सोरा है, ये यही बैक्टीरिया है, यही बैक्टीरिया का मतलब नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग, नॉन लैक्टोज फर्मेंटिंग ये बैक्टीरियल फ्लोरा है, बैक्टीरियल फ्लोरा है। और उन्होंने ही ये कहा कि साइकोसिस जो है, ये जो ग्राम नेगेटिव डिप्लोकोकस बैक्टीरिया है, वो जो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं वो साइकोसिस के बिल्कुल मिलता जुलता है होम्योपैथी में। और यह बैक्टीरिया जो सिम्टम प्रोड्यूस करते हैं, यानी कि ये केवल फंक्शनल चेंजेस करते हैं, फंक्शनल जो कि सोरा में होता है। ठीक है ना, और ये जो है ये साइकोटिक चेंजेस करते हैं। तो ये जो रिलेशन स्टेब्लिश किया गया, ये जॉन पीटरसन ने किया। तीसरा ऑब्जर्वेशन था ये। एक और बात इन्होंने ऑब्जर्व करी, एक और वर्क इन्होंने किया। जॉन पीटरसन ने ही सबसे ज्यादा वर्क किया बाउल नोसोड पे, आफ्टर एडवर्ड बैच। ठीक है, एडवर्ड बैच ने तो बस जैसे शुरू कर दिए थे और फिर बैच फ्लावर रेमेडी पे उन्होंने वर्क किया। फोर्थ फोर्थ जो वर्क इन्होंने किया, फोर्थ इन्होंने ये किया कि जो बैक्टीरिया है, एक स्पीसीज है, इसमें जैसे मॉर्गनेला मॉर्गनेला मोर्गानी इस नाम का एक स्पीसीज बैक्टीरिया का, यह जो है स्पीसीज मॉर्गनेला मोर्गानी नाम का एक स्पीसीज है। और इसी को इन्होंने कहा कि ये मॉर्गन बैच है, मॉर्गन बैच, मॉर्गन बैच नाम इसी को दिया है। ये जो मॉर्गनेला मोर्गानी बैक्टीरिया का ग्रुप है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया, दो पार्ट में। ठीक ना, मॉर्गन बैच भी इसी को कहा गया। ये काम किसने किया? जॉन पीटरसन ने किया। ठीक ना,
जॉन पेटरसन का ये फोर्थ वर्क है। जॉन पेटरसन ने ये कहा कि जो मॉर्गेनेला मोर्गानी बैक्टीरिया है या मॉर्गन ग्रुप है, इसे दो पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। यहीं से बात शुरू होती है इसकी इंपॉर्टेंस की, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हम लोग डिस्कस करने चल रहे हैं। जॉन पेटरसन ने ये कहा कि जो पहला ग्रुप है उसे मॉर्गन प्योर कहा जाएगा। मॉर्गन प्योर, मॉर्गन प्योर। और जो दूसरा ग्रुप है ये दवाई का नाम है, ठीक ना, जो बाउल सोर्स है उसमें दवाई का नाम है। दूसरा जो ग्रुप है उसको कहा जाएगा मॉर्गन गार्टनर, मॉर्गन मॉर्गन गार्टनर, ठीक है ना। इसको शॉर्टकट में एमपी मॉर्गन प्योर और इसको एमजी शॉर्टकट में मॉर्गन गार्टनर। तो लोगों ने कहा कि इससे क्या फायदा है, जो आप ये जो इस ग्रुप को अलग अलग इस बैक्टीरिया को क्लासिफाई कर रहे हैं, इससे क्या फायदा है। मॉर्गन प्योर ठीक है, एक ग्रुप को, जैसे मान लीजिए ये बैक्टीरिया है, ये बैक्टीरिया है और इसमें दो तरह के बैक्टीरिया थे, दो तरह के बैक्टीरिया मॉर्गन मोर्गानी मॉर्गनेला मोर्गानी वाले स्पीसीज में दो तरह के बैक्टीरिया थे। तो एक जो रेड कलर वाला है इसको इन्होंने अलग कर लिया, ये मॉर्गन प्योर कहलाएंगे, और दूसरा जो है ये मॉर्गन गार्टनर कहलाएंगे, ठीक है ना। तो फिर ये कहा गया कि इसका क्या मतलब है। ये बैक्टीरिया जिन पेशेंट्स के स्टूल में मिलेंगे उनको पोडेंटाइज किया जाएगा, ठीक है ना। जिन पेशेंट के स्टूल में मिलेंगे वो पेशेंट ही है, डिजीज पर्सन होते हैं। जिनके स्टूल में ये मिलेंगे उनको पोडेंटाइज किया जाएगा, और इससे जो दवाई बनाई जाएगी उसे मार्गन प्योर कहा जाएगा। उसी तरह से ये बैक्टीरिया जिनके स्टूल में मिलेंगे और फिर उसको पोटेंटाइज किया जाएगा, तो उससे जो बनेगी दवाई उसे मार्गन गार्टनर कहा जाएगा। स्टूल कल्चर के बाद बैक्टीरिया मिलेंगे और फिर उनको पोटेंटाइज किया जाएगा, तो उस दवाई का नाम भी मार्गन प्योर होगा और उससे बनने वाली दवाई का नाम मार्गन गार्टनर होगा। तो लोगों ने कहा कि इसका क्या मतलब है। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात कही गई है। जॉन पीटरसन ने ये कहा कि जब कभी भी होम्योपैथी में ऐसा होगा कि कोई भी फिजिशियन कंफ्यूज है, कभी उनको लग रहा है कि पेशेंट कभी सल्फर का सिम्टम बता रहा है, सल्फर है कि सल्फर नहीं है, कंफ्यूज हो रहे हैं, ठीक ना। या जैसे मीडोरिनम के सिम्टम कभी पेशेंट बता रहा है, मीडोरिनम के सिम्टम डॉक्टर कंफ्यूज है कि सल्फर है कि मेडोरिनम है कि नेट्रम कार्ब है, कि नेट्रम कार्ब है, नेट्रम कार्ब है, ठीक है ना। नेट्रम म्यूर की बात नहीं की गई कि नेट्रम कार्ब है कि कैलकेरिया कार्ब है। तो मॉर्गन ने ये कहा कि कई बार ऐसा होगा होम्योपैथिक प्रैक्टिस में कि फिजिशियन इन बातों को लेकर के कंफ्यूज रहेंगे, कि जहां आपको लगे कि मेडोरिनम के सिम्टम कुछ मिल रहे हैं, कुछ सल्फर के सिम्टम मिल रहे हैं, कुछ नेट्रम कार्ब के मिल रहे हैं और कुछ कैलकेरिया कार्ब के मिल रहे हैं, तो समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सी दवाई देनी है। तो जॉन पीटरसन ने कहा कि ऐसे में आप मार्गन प्योर प्रिस्क्राइब करेंगे। ऐसे में मार्गन प्योर नाम की जो दवाई है, जो नोसोड है, इसको प्रिस्क्राइब करेंगे, मार्गन प्योर। ठीक उसी तरह से उन्होंने बताया कि उसको कब प्रिस्क्राइब करेंगे। तो जॉन पीटरसन ने ये कहा कि जब कभी भी आप मर्क ग्रुप की कोई भी दवाई, चाहे जैसे मर्क सॉल, मर्क आयोड, मर्क बिन आयोड, मर्क प्रोटोआयोडाइड, ठीक है ना, या फास्फोरस, या फास्फोरस को लेकर के, या साइलिसिया में कंफ्यूज होंगे कि थोड़ा सा सिम्टम मर्क सॉल का मिल रहा है, थोड़ा सा फास्फोरस का मिल रहा है, थोड़ा सा साइलेसिया का, और फिजिशियन को कंफ्यूजन हो गया है कि कौन सी दवाई दें, समझ में नहीं आ रहा है। तो ऐसे में जॉन पीटरसन ने कहा कि आप मॉर्गन गार्टनर नाम का नोसोड यूज करेंगे जब इन दवाओं में आप कंफ्यूज होंगे, ठीक ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, मॉर्गन गार्टनर इस दवाई का यूज करने के लिए
कहा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है ना। तो जॉन पेटरसन ने इन बातों को बताया। अगली बात, इंडिकेशन और वावेल नोट्स कैसे प्रिस्क्राइब किए जाएंगे। वावेल नोट्स बिल्कुल वैसे ही प्रिस्क्राइब किए जाते हैं जैसे आप बाकी के सभी नोट्स प्रिस्क्राइब करते हैं, मेडोरिनम, सोइनम, ठीक है, या पायरोजन या अम्राग्रासिया, कोई भी नोट्स या कोई भी दवाई जैसे सल्फर, फास्फोरस, पल्साटिला, नेट्रम्यूर, जैसे आप बाकी दवाओं को प्रिस्क्राइब करते हैं वैसे ही ये भी प्रिस्क्राइब होंगी, बिल्कुल ला ऑफ सिमिलिया के बेस पे। और होम्योपैथी के जितने कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं बिल्कुल उसी के बेस पे प्रिस्क्राइब होती हैं ये दवाएं। इंडिकेशंस, क्या इंडिकेशन है कि आप सोचेंगे, क्या इंडिकेशन है कि आप वावेल नोट्स के बारे में सोचेंगे। तो पहला इंडिकेशन ही यही है कि जब आपको बहुत सारी दवाई एक केस में लगे और आप कंफ्यूज हो जाएं, ठीक है ना। व्हेन सेवरल मेडिसिन कवर एक केस, ठीक है ना। एक ही केस को कई सारी दवाएं, आपको लग रहा है कि थोड़ा थोड़ा सिम्टम इसका भी मिल रहा है, थोड़ा सा सिम्टम उसका भी मिल रहा है, ये तो समझ में नहीं आ रहा है कौन सी दवाई है। तो जब थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका, थोड़ा सा इसका मिले तो ये दवाई प्रिस्क्राइब करनी है, ये कहा गया। और जब ऐसे ही थोड़ा सा ये, थोड़ा सा ये और थोड़ा सा ये सिम्टम मिले तो आप ये वाली दवाई प्रिस्क्राइब करेंगे। ये पहली बात कही गई। दूसरी बात दूसरी बात ये कही गई कि कई बार ऐसा होगा कि जो दवाई आप प्रिस्क्राइब करेंगे वो काम नहीं करेगी। कई बार ऐसा होता है, हम लोग अक्सर ये बातें करते हैं मैट्रिया मेडिका में भी, कि आप जो वेल इंडिकेटेड मेडिसिन है एग्जैक्ट सिमिलिमम आपने प्रिस्क्राइब किया ला सिमिलिया के बेस पे, फिर भी हो सकता है कि काम न करे। तो दूसरा इन्होंने कहा कि आप बावेल नोट्स को यूज करेंगे एज इंटर करंट मेडिसिन, जो हम लोग फोरिज्म 246 फिफ्थ एडिशन में पढ़ते हैं। स्टुअर्ट क्लोज की फिलॉसफी में ये बात दी गई। इंटरकरंट मेडिसिन के तौर पे आप बावेल नोट्स को यूज करेंगे, ये बात जॉन पेटरसन ने बताई। तो लोगों ने कहा कि कैसे, कौन सी दवाई किस तरह के केस में यूज किया जाएगा। तो उन्होंने बताया कि देखिए कई बार ऐसा होगा कि सल्फर वेल इंडिकेटेड रेमेडी, सल्फर वेल इंडिकेटेड रेमेडी, ठीक है ना। और आपने पेशेंट को प्रिस्क्राइब भी किया ला ऑफ सिमिलिया के बेस पे, लेकिन सल्फर काम नहीं कर रही है, पेशेंट बताया कि डॉक्टर कोई फायदा नहीं। तो ऐसे में ये बताया गया है कि आप मॉर्गन बैच की कोई भी दवाई एज ए इंटरकरंट यूज कर सकते हैं, मॉर्गन बैच की। और मॉर्गन बैच में दो ही तो दवाई है, एक मॉर्गन प्योर, एक मॉर्गन गार्टनर, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और फिर उसके बाद आप सल्फर को कंटिन्यू करेंगे। एक ही डोज देना है आपको एज ए इंटरकरंट रेमेडी, मॉर्गन बैच, ठीक है ना। फिर दूसरी बात बताई गई है, कई बार ऐसा होगा उस केसेस में आप फास्फोरस प्रिस्क्राइब करेंगे, फास्फोरस, और फास्फोरस प्रिस्क्राइब करेंगे और फास्फोरस से कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो ऐसे केस में बताया गया है कि जो मॉर्गन गार्टनर है, ठीक है, उसको यूज करेंगे एज ए इंटरकरंट रेमेडी, मॉर्गन गार्टनर। फिर उसके बाद जो इंडिकेटेड रेमेडी है उसको आप प्रिस्क्राइब करेंगे फास्फोरस, ठीक है ना। जो इंडिकेटेड रेमेडी है आप उसको प्रिस्क्राइब करेंगे, ठीक है ना, एज ए सिमिलिमम, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको एज ए इंटरकरंट रेमेडी प्रिस्क्राइब करनी है, ठीक है। इसी तरह से एक और बात बताई गई, कई बार ऐसा होगा कुछ केसेस में आप हेलिकार्ब को प्रिस्क्राइब करेंगे। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने हेलिकार्ब को प्रिस्क्राइब किया और पेशेंट को कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे में कहा गया है कि एक दवाई है बावेल नोट्स जिसका नाम है बैसिलस नंबर 7, इसका नाम ही यही है, बैसिलस नंबर 7।
दो दवाई आती है, बैसिलस नंबर 7 और बैसिलस नंबर 8, दोनों के 10 होता है, बैसिलस नंबर 10। तो दोनों के अलग अलग इंडिकेशंस हैं। पोटेंसी सेम पोटेंसी होती है, जैसे सेंटेसिमल स्केल में होता है 30 पोटेंसी, 200 पोटेंसी, 1 एम पोटेंसी, ठीक है, 1 एम, 10 एम, बिल्कुल वही पोटेंसी होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पोटेंसी नहीं बताया गया है। और नोसोड जब भी प्रिस्क्राइब किए जाते हैं तो मोस्टली कहा गया है कि आप 30 या यहाँ पे 200 या 1 एम के बीच में प्रिस्क्राइब करेंगे। और अक्यूट केस में बाउल नोसोड्स को 1 एम सिंगल डोज प्रिस्क्राइब करने के लिए कहा गया है। 1 एम सिंगल डोज अक्यूट केस में कोई भी बाउल नोसोड्स। तो अगर आपने केलिकार दिया और पेशेंट को कोई फायदा नहीं, तो ऐसे में बैसिलस नंबर 7, ठीक है, इसी नाम से दवाई ही आती है। आप कभी जाएंगे मेडिकल स्टोर पे होम्योपैथी के, कहेंगे बैसिलस नंबर 7 दीजिए, दे देंगे वो लोग। तो दवाई का नाम बावेलनोसोड। अगली बात, और क्या इंडिकेशन है बावेलनोसोड्स के? जैसे बाकी सभी दवाएं सेलेक्ट की जाती हैं, वैसे ही ये भी दवाएं सेलेक्ट की जाती हैं। तीसरी बात ये कही गई है, कई बार ऐसा होगा इन ए केस सेवरल रेमेडी यूज्ड, कई सारी दवाएं जो है यूज की गई हैं, लेकिन कोई इंप्रूवमेंट नहीं हो रहा है। पेशेंट बता रहा है कि डॉक्टर साहब कोई फायदा नहीं हो रहा है, बट नो इम्प्रूवमेंट, नो इम्प्रूवमेंट, कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है। तो ऐसे में बताया गया कि जैसे आपने किसी केस में आर्सेनिक एल्बम पेशेंट को आप दे चुके हैं, कुछ सिम्टम मिला था, आपने आर्सेनिक दिया था, पेशेंट बता रहा कोई फायदा नहीं, आपने दवाई चेंज किया, अर्जेंटम नाइट्रिकम आपने दिया, पेशेंट बता रहा उससे भी कोई फायदा नहीं। फिर आपने कहा कि अच्छा ठीक है, अब फिर से दवाई चेंज करेंगे, ठीक है ना। आपने एनाकार्डियम प्रिस्क्राइब किया, एनाकार्डियम, पेशेंट बता रहा है कि इससे भी कोई फायदा नहीं, ऐसे में कोई फायदा नहीं। फिर आपने कहा कि अच्छा वो दवाई फिर चेंज कर रहे हैं, ये प्रिस्क्राइब करेंगे अब की बार। पेशेंट बता रहा है कि इतनी दवाई खिला रहे हैं कोई फायदा ही नहीं हो रहा है। तो ऐसे में कहा गया है कि ऐसे केस में आप बावेल नोसोड का यूज करिए, और बावेल नोसोड का नाम बताया गया है डिसेंट्री को। ये डिसेंट्री वाले पेशेंट के स्टूल को कल्चर करके बैक्टीरिया को प्रोडेंटाइज करके दवाई बनाई जाती है, इसलिए नाम पड़ गया डिसेंट्री कंपाउंड। को का मतलब कंपाउंड है, डिसेंट्री को ऐसे केस में यूज करेंगे, डिसेंट्री को, ठीक है ना। अगली बात कि जैसे बाकी सभी दवाएं सेलेक्ट की जाती हैं, वैसे ही बावेल नोसोड्स को भी सेलेक्ट करना है लॉ ऑफ सिमिलिया के बेस पे। फोर्थ पॉइंट कि जो बावेल नोसोड्स हैं, बावेल नोसोड्स बावेल नोसोड should be selected on basis of law of similia, यानी कि जो लॉ ऑफ सिमिलिया है होम्योपैथी का फंडामेंटल प्रिंसिपल, उसी के बेस पे आप जैसे बाकी सभी दवाओं को, जैसे अकुनाइट या जैसे पल्सटिला या जैसे कोई भी दवाई आप सेलेक्ट करते हैं, वैसे ही ये भी दवाएं सेलेक्ट की जाएंगी। लेकिन ये बात कही गई है कि अगर ज्यादातर केस में जैसे पहले पहले पेशेंट आया, फर्स्ट न्यू केस है, तो तुरंत कोशिश ये नहीं करेंगे कि तुरंत बाउल में छोड़ दे दें, ये नहीं करना है। पहले जो इंडिकेटेड रेमेडी है वो प्रिस्क्राइब करिए। अगर इंडिकेटेड रेमेडी से रिजल्ट नहीं मिल रहा है, तब जाके आप बाउल में छोड़ दिए, अब जान गए हैं और ये सब दवाई नहीं काम करती है तो ये देना है, तो डायरेक्ट डिसेंट्री को ही दे रहे हैं, ये नहीं करना है, ठीक है ना। या बैसिलस नंबर 7 प्रिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये नहीं करना है, डायरेक्ट नहीं। पहले जो इंडिकेटेड रेमेडी है एक्सेप्ट बावेल नोसोड्स वो प्रिस्क्राइब करेंगे, जब नहीं रिजल्ट मिल रहा है तब जा करके बावेल नोसोड्स, ठीक है ना।
should be selected on basis of law of similia, law of similia, ठीक ना। एंड सिंगल डोज जो हम लोगों का जो कार्डिनल प्रिंसिपल, तो ऑन बेसिस ऑफ, फिर पॉइंट इसमें लिखेंगे, ऑन बेसिस ऑफ, ऑन बेसिस ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ, कार्डिनल प्रिंसिपल, कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, जो होम्योपैथी के कार्डिनल प्रिंसिपल्स हैं, लॉ ऑफ सिमिलिया, लॉ ऑफ सिंप्लेक्स, लॉ ऑफ मिनिमम, डॉक्ट्रिन ऑफ ड्रग प्रूविंग, ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ डायनामाइजेशन, थियरी ऑफ वाइटल फोर्स, ठीक है, एंड थियरी ऑफ क्रॉनिक डिजीज। तो ये भी उसी कार्डिनल प्रिंसिपल के बेस पे सेलेक्ट की जाएगी, ऑन बेसिस ऑफ कार्डिनल प्रिंसिपल ऑफ होम्योपैथी, होम्योपैथी, ठीक है। तो ये बात हो गई। अगली बात, कुछ और बातें, कुछ और बातें ये है कि कब क्या इंडिकेशन होगा तो कौन से बाउल नोसोड को यूज करेंगे। एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ लिखेंगे कौन सी दवाई है, बाउल नोसोड, बाउल नोसोड कौन सा है, एक तरफ लिखेंगे कि इसका की सिम्टम क्या होता है, की सिम्टम, कि अगर ये सिम्टम मिलेगा तभी जाके ये जो है बाउल नोसोड यूज करेंगे, और ये कौन कौन सी दवाई की जगह यूज किया जा सकता है, तो या कौन कौन सी दवाओं में इसका रिलेशन है, या कौन कौन सी दवाई से आप कंफ्यूज हो रहे हैं, तब जाकर के आप इसको यूज करेंगे, ठीक है ना। तो जैसे पहला है, पहला मॉर्गन बैच, मॉर्गन, मॉर्गन बैच, मॉर्गन बैच में जो सबसे मेन सिम्टम है, मेन, वो है कंजेशन। कंजेशन का मतलब जैसे कहीं ब्लड है, किसी किसी एक पार्ट में भर गया है, कंजेशन हो गया, कंजेशन इकट्ठा हो गया है, ब्लड का जाम लग गया है, कंजेशन की फीचर है मॉर्गन बैच का। इसमें भी जो दो दवाएं हैं, एक है मॉर्गन प्योर, मॉर्गन प्योर, और दूसरा है मॉर्गन गार्टनर, गार्टनर। इसमें भी दोनों के अलग अलग इंडिकेशन है। मॉर्गन प्योर को आप स्किन के कंजेशन के केस में यूज करेंगे, जो कि सल्फर में लिखा गया है एलन के नोट में। जैसे किसी एक पार्ट में कंजेशन हो जाए तो आपको मिलेगा कि इरप्शन हो गए, वेसिकल्स निकल गया, पानी भर गया है, पानी रुक गया है। तो यहाँ पे इरप्शन, स्किन पे इरप्शन है, या कई बार जैसे बेलाडोना में जो लिखा गया है कि एकदम सर भारी हो गया है, बिलियस हेडक, कंजेशन की वजह से बिलियस हेडक, ऐसे केस में मॉर्गन प्योर। और एक और बात है कि जैसे गॉल ब्लैडर, गॉल ब्लैडर के जो स्टोन होते हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन, यहाँ पर भी कंजेशन हो गया है और बाइल इकट्ठा हो गया है। तो ऐसे में जब आप कंफ्यूज होते हैं सल्फर, कैलकेरिया कार्ब, लाइकोपोडियम और चेलिडोनियम, चेलिडोनियम, ठीक है ना। तो ऐसे में आप दोनों में से कोई भी, मॉर्गन प्योर या मॉर्गन गार्टनर यूज करेंगे, लेकिन मॉर्गन गार्टनर को वहां यूज करना है जहां इन्फ्लामेशन हो, जहां इन्फ्लामेशन चल रहा हो, यानी कि आइटिस लगा हो, ब्रोंकाइटिस, कोलिसिस्टाइटिस, ठीक है ना, जैसे कोलिसिस्टाइटिस, कोई भी आइटिस है, कोलिसिस्टाइटिस, और आप कंफ्यूज हो रहे हैं सल्फर दें कि बेलाडोना दें, बेलाडोना का क्रॉनिक कैलकेरिया कार वो दें, एलन के नोट में लिखा गया हिपैटिक, हिपैटिक परेशानियों के लिए लाइकोपोडियम दें, चिलिडोनियम दें, सब सिम्टम मिक्स हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा कि कौन सी दवाई दें। तो अगर
केवल स्किन के कंजेशन या बिलियस हेडक या गॉल ब्लैडर स्टोन है तो मार्गन प्योर देंगे। अगर उसमें इन्फ्लामेशन भी हो रहा है, आइटिस हो रहा है उसमें, तो फिर आप मार्गन गार्टनर यूज करेंगे, मार्गन गार्टनर ये यूज करेंगे। ठीक है ना। तो ये पहली बात हो गई मार्गन बैच की। दूसरी दवाई, दूसरी इस बावल नोसोड की दूसरी दवाई है दैट इज जो बहुत फ्रिक्वेंटली यूज की जाती है, बहुत ज्यादा यूज की जाती है। बैसिलस नंबर 7, दूसरा बैसिलस नंबर 7। ये वो पॉइंट है, ये वो नोसोड्स हैं जिन्हें अक्सर जो है इग्नोर किया जाता है। इग्नोर, अगर जैसे जैसे समझ नहीं पाए हम लोग बाउल नोसोड्स के बारे में तो हम लोग इग्नोर करते हैं कि होगा कोई दवाई होगा, लेकिन जब जान जाते हैं हम लोग कि इतनी इंपॉर्टेंट चीज, तो सबसे पहले इसी के बारे में सोचते हैं। तो सबसे पहले इसको नहीं सोचना है, ठीक है ना। जहां पे मेंटली मेंटली एंड फिजिकली फिजिकली फटीग मिले। लोग बताएं यार सब बहुत थके थके से रहते हैं हमेशा ना, बीपी हमारा बहुत लो रहता है, लो बीपी रहता है, लो बीपी या जोड़ों की परेशानियां हैं। आप देखेंगे इसमें ज्वाइंट के बहुत सारे सिम्टम लिखे गए हैं एलेंथ नोट में, लास्ट में जहां दिया गया है बैचलर्स नंबर 7। तो इसको कहा गया है कि जब आप कंफ्यूज होइए केली आयोड और आर्स आयोड, जब इन दो दवाओं में कंफ्यूज होइए तो आप बैचलर्स नंबर 7 को यूज करिए। इसी तरह से एक और दवाई साइकोटिक, साइकोटिक को का मतलब कंपाउंड, ठीक है ना। साइकोटिक को कंपाउंड को यूज करना है जहां पे इरिटेशन है। तो लोग बता रहे हैं कि बहुत हम इरिटेट हो जाते हैं जरा जरा सी बात पे, बहुत ज्यादा इरिटेशन है और कहीं से ओवर सिक्रेशन है, जैसे म्यूकस मेम्ब्रेन से केट्रल कंडीशन। केट्रल कंडीशन का मतलब होता है ओवर सिक्रेशन, जैसे सर्दी है, नाक पे बंद ज्यादा सिक्रेशन हो रहे हैं। तो ऐसे में कहा गया है कि जब आप पूजा और मेडोरिनम में कंफ्यूज होइए कि पेशेंट को क्या दें, पूजा का सिम्टम मिल रहा है, थोड़ा सा मेडोरिनम का सिम्टम मिल रहा है, तो ऐसे में कौन सी दवाई दें। तो ऐसे में कहा गया है कि आप साइकोटिक को नाम की जो बावल नोसोड्स है उसको यूज करेंगे, ठीक है। अगला फोर्थ है, फोर्थ डिसेंट्री को। डिसेंट्री ये सब बावल नोसोड का नाम, को का मतलब कंपाउंड। डिसेंट्री को जब आपको की सिम्टम है एंटीसिपेशन, लोग बताएं कि ऐसा हम ना बहुत हमको घबराहट होती है, कोई कह देता है कि 5 बजे चौराहे पे मिलना, हम 4 बजे से बैठे रहते हैं, या कहीं कोई कह देता है कि यहाँ आ जाना तो हम सोचने लगते हैं कि क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, वहां जाएंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि अर्जेंटम नाइट्रिकम में लिखा गया है एलन पिनो डायरिया, ठीक है, चर्च और ओपेरा में जाने को लेकर के है एंटिसिपेशन। तो जब आप अर्जेंटम नाइट्रिकम की डायरिया में और आर्सेनिक एल्बम इसमें कंफ्यूज होइए तो आप डिसेंट्री को, बावल नोसोड्स को यूज करेंगे इस कंडीशन में, डिसेंट्री को, ठीक है। एक और, एक और बावल नोसोड्स जिसका नाम है, मार्गन नहीं है प्लस गार्टनर, फिफ्थ गार्टनर। गार्टनर आप वहां पे यूज करेंगे, इससे बहुत इंपॉर्टेंट दवाएं हैं जहाँ पे की फीचर है मल न्यूट्रिशन। लोग बताएं यार साहब हमारा बच्चा है, बहुत कुछ उसको खाने को देते हैं लेकिन कुछ लगता नहीं शरीर में। तो मल न्यूट्रिशन में जैसे कहा गया है कि स्पेशली इन अर्ली लाइफ, बच्चों में अर्ली लाइफ इस समय ये परेशानी हो रही है। तो जैसे जो साइलिसिया में है, फास्फोरस में है, साइलिसिया, फास्फोरस,
इसमें आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो गार्टनर ये बाउल शॉर्ट प्रिस्क्राइब करिए, है ना। यह एक और भी दवाई है, इससे भी रिलेटेड मर्क साल, ठीक है। तो ये जो दवाएं हैं, इनसे जब आप कंफ्यूज होंगे कि ये दवाई जाए कि वो दवाई जाए, तो ऐसे में बाउल मोसोर्ट का यूज करेंगे, ठीक है ना। और इनके की फीचर्स मिलने चाहिए। अगला है 6 प्रोटियस। प्रोटियस प्रोटियस बैच है, प्रोटियस बैच। इसमें है सडन, जैसे परेशानी हो गई कि अचानक से न्यूज मिला किसी की डेथ हो गई, सडन और स्पाज्म हो रहे हैं, सडन एंड स्पाज्मोडिक अफेक्शंस हैं, स्पाज्मोडिक ऐंठन हो रही है। तो ऐसे में जब आप कंफ्यूज होने लगे कि इग्नेशिया दें कि नेट्रोम्यूल दें, ठीक है, तो ऐसे में आपको ये यूज करना है प्रोटियस। या दूसरी बात, आपने ऐसे केस में इग्नेशिया दिया या नेट्रोम्यूल दिया, पेशेंट को कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में आप प्रोटियस को यूज करेंगे। ये बात बताई गई, प्रोटियस को ऐसे केस में यूज करना है, ठीक है ना। अगला है 7th म्यूटाबाइल। म्यूटाबाइल का मतलब होता है कि जैसे म्यूटेशन, चेंजेबिलिटी, जैसे सिम्टम एक जगह से दूसरी जगह बिल्कुल बदल जा रहे हैं, चेंजेबिलिटी, जो एलन की नोट में भी लिखा गया है पल्सटीला में कि सिम्टम्स चेंज हो जाते हैं, नो टू स्टूल्स आर अलाइक, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप पल्सटीला को आपने प्रिस्क्राइब किया ऑन बेसिस ऑफ चेंजेबिलिटी और कोई फायदा नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आप इसको प्रिस्क्राइब करेंगे। एक और दवाई है, दैट इज बैचिलस नंबर 7 हो गया है, बैचिलस नंबर 10। बैचलर्स नंबर 10, इसमें ये कहा गया है कि जब कोई ये कंप्लेन करे कि ल्यूकोरिया ल्यूकोरिया ग्रीनिस ग्रीनिस एंड फिश फिश ब्राइन ओडोर, यानी कि महक के साथ, एंड इनटॉलरेबल ऑफ इनडाइजेस्टेबल ऑफ एग। जैसे लोग बताएं कि यार हम एग खा लें ना, हम एग खा लें तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमसे पचता नहीं, एग हमसे डाइजेस्ट नहीं होता है, ठीक ना। तो ऐसे में जब आपने प्रिस्क्राइब किया एल्केरिया कार और क्लोरिक एसिड में जब आप कंफ्यूज होंगे या उल्टा, या आपने इन दवाओं को प्रिस्क्राइब किया, पेशेंट को कोई फायदा नहीं है, तो ऐसे में बैचलर्स नंबर 10 प्रिस्क्राइब करेंगे, बावलोसोल, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन तुरंत सबसे पहले बावलोसोल्स नहीं प्रिस्क्राइब करेंगे, पहले इंडिकेटेड रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बावलोसोल्स है। तो आज हम लोग यहीं तक बात करेंगे, इसके आगे की बात जो बेस्ट फ्लावर रेमेडी है वो आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। ठीक है।